गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आप सबके सामने आज फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। मैं विद्या स्कूल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा, इसलिए मैं 2 या 3 मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, 2 या 3 लेक्चर लेकर आऊँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, ये बात है 1789 की 14 तारीख जुलाई का महीना। द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। जो हमारी पेरिस सिटी है वो एक स्टेट सिटी में थी। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो किंग थे वो कमांड कर रहे थे ट्रूप्स को और सिटी की तरफ ले जा रहे थे। रूमर्स स्प्रेड दैट he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a pupil militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. तो दोस्तों, जब वो कमांडर थे, जो किंग थे, राजा थे, अपनी आर्मी को लेकर जब वो स्टेट के अंदर घुसे, ठीक है, पेरिस के अंदर, तो अफवाह फैल गई। जो दोस्तों ये लिखा हुआ है ना वर्ड रूमर्स, ये लिखा हुआ है रूमर, इसका मतलब होता है अफवाह फैल जाना, ठीक है। स्प्रेड, स्प्रेड मतलब होता है फैलना। स्प्रेड दैट, इस टाइप से ये वाली लाइन में देखो आप, स्प्रेड दैट द वुड सून ऑर्डर द आर्मी, मतलब लोगों ने बातें चल फैला दी चारों तरफ कि जो आ गए हैं राजा कमांडर हैं, ये अपनी आर्मी को जल्दी से ऑर्डर देंगे कि जल्दी से ओपन फायर करो। ओपन फायर मतलब बिना किसी को देखे सीधे गोलियाँ चालू कर देना, सीधे सीधे नरसंहार रूप, मतलब किस जो भी सामने आता जाए मारते जाओ वाला सीन। सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड, मतलब लगभग 7,000 लोग और आदमी औरत सभी लोग गैदर्ड हुए, मतलब जमा हुए एक जगह पे इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। जो टाउन हॉल था उसके सामने। और डिसाइडेड, मतलब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया टू फॉर्म आ पीपल्स मिलिटिया, मतलब मिलिट्री मतलब एक वर्ड है मिलिट्री, मिलिट्री से लिया गया है। इसका मतलब होता है एक छोटी सी आर्मी, लोग कुछ इकट्ठे हो जाएं उस चीज़ को बना लें अपने तरीके से। तो लोग खड़े हो गए वहाँ पे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर, इतने सारे ब्रोक, मतलब ब्रोक इनटू होता है मतलब इतने सारे फूट के लोग कितने तैयार हुए वहाँ पे। नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उन सब में सर्च के लिए ऑर्डर दिया गया आर्म्स का, ठीक है। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। आखिरकार एक ग्रुप था बहुत से सैकड़ों लोगों का जो मार्च किया, मतलब मार्च मतलब निकलना उस तरह के लिए, चढ़ाई करना, टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। ईस्ट, जो सिटी का ईस्टर्न पार्ट था उसकी तरफ वो लोग निकल चुके। एंड स्टॉर्म द फोर्टिस प्रिजन, मतलब उनने इतना घेराव कर दिया। फोर्टिस मतलब होता है, फोर्ट्रेस मतलब होता है दोस्तों, मतलब किला नुमा, महल नुमा, ठीक है। प्रिजन जो जेल थे उनके। द बस्टाइल वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन, जहाँ उन्होंने उम्मीद की कि वहाँ पे बहुत ही बड़े रूप में, बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे एम्यूनिशन मिल जाएगा उनको। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बस्टाइल वॉज किल्ड। इस जो आर्म की जो फाइट हो रही थी, मतलब ये युद्ध छिड़ चुका था जो, ठीक है, सशस्त्र युद्ध था जिसमें हथियारों का यूज़ किया जा रहा था। इसमें जो कमांडर थे बस्टाइल के, बॉस किल्ड, वो मारे गए। एंड द प्रिजनर रिलीज्ड, जितने भी कैदी थे, प्रिजनर थे, वो सबों को रिलीज़ कर दिया गया। थ्रू देर वर ओनली 7 ऑफ देम, वो सिर्फ 7 थे। येट द वेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल, जो वेस्टाइल थे, शायद ये राजा का नाम है वेस्टाइल, तो वो सभी के द्वारा हेट किए जाते थे, कोई पसंद नहीं करता था। ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि वो जो उनकी पावर थी बहुत ही डेस्परेट रूप में, वो उसकी वजह से। द फोर्टिस वॉज डेमोलाइज्ड, मतलब जो क्ले नुमा जो बड़ी बड़ी वो थी महल थे और जो सब क्ले वगैरह, उनको डेमोलाइज कर दिया गया, मतलब गिरा दिया गया। एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट, जो पत्थर वगैरह निकले उसके अंदर से उन सबको मार्केट में बेच दिया। टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, जो भी उस डिस्ट्रक्शन हुआ, मतलब इतना डैमेज किया गया, उस पर खुश था, उन सब उनकी इच्छाएँ थी ये सब। द डे दैट फॉलोड some more rioting both in Paris, आने वाले कुछ दिनों में और रियोट्स देखिएगा। रियोट्स मतलब दोस्तों, रियोट्स मतलब होता है लड़ाई दंगे विवाद, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है रियोट्स, ये वाला रियोट, ओके।
both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. मतलब जो bread वगैरह थी क्रम्स थे इनका प्राइस बढ़ रखा था इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा था much later. बाद में when historians look back upon this time they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution. जब बिगनिंग हुई वो चैन की जो ये कतार बनती जा रही थी और जब ये इतना सिस्टम चल रहा था बड़े रूप में देखा गया कि जो किंग थे फ्रांस के थ्रू द मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटीसेप्ट दिस आउटकम, वो इस चीज़ को स्वीकार ना कर सके जो ये आउटकम निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया. हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ये हुआ ही क्यों आखिरकार. ठीक है, ये देख रहे हैं अब ये महल बना हुआ है, गिर रहा है, मतलब लोगों ने घेर लिया है, जो फिगर बना हुआ है इसमें दिख रहा है रेविलियन, जो किस तरीके से लड़ाई हो रही हैं. ओके सो ये था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन. अब फर्स्ट बारी है पहला पॉइंट आज का, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. ओके इसमें है इन 1774 लुई 16 जो राजा थे, लुई 16 थे ऑफ द बॉर्बन फैमिली, जो बॉर्बन फैमिली से थे, ऑफ किंग असेंडेड, मतलब इनने असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस. असेंडेड मतलब होता है किसी चीज़ को धारण करना, पहनना, किसी चीज़ को प्राप्त करना दोस्तों, है ना. जैसे बॉर्बन फैमिली के थे किंग थे असेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, इनने जो फ्रांस का थ्रोन था, थ्रोन मतलब शाही गद्दी, समझ रहे हैं आप, किसी चीज़ को धारण किया इनने, उनने अपनी गद्दी संभाली, उस फैमिली से बिलोंग करते थे. ही वॉज 20 ईयर ओल्ड, वो सिर्फ 20 साल की उम्र के थे. एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, उनने एक प्रिंसेस से शादी की जो कि ऑस्ट्रियन की थी. उनका नाम था मैरी एंटोइनेट. सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी है ये नाम आप लोग देख रहे होंगे, वो आई होप कि आप लोगों ने अपने सामने बुक खोल रखी है और लाइन बाई लाइन मेरे साथ पढ़ते जा रहे हैं, है ना. और जो अंडरलाइन करते जाइए जो आपको इंपॉर्टेंट लगता जाए उसमें, है ना. जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोइनेट, उनसे उन्होंने शादी की. अपॉन हिज एसेसन, मतलब जब उन्हें परिग्रहण लिया तब, द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, जो राजा थे उन्होंने देखा कि जो ट्रेजरी था, ट्रेजरी मतलब जहाँ पर खजाना वगैरह रखा जाता है, वो कंसोलिडेटेड फंड होता है जो उस क्षेत्र का, उस जगह का, उस राजघराने का, वो खाली था, वहाँ कुछ भी नहीं था. लॉन्ग ईयर्स ऑफ द वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, मतलब जितना लंबे इतने समय तक युद्ध चला, ड्रेन्ड द फाइन मतलब ड्रेन मतलब सुखा देना, ठीक है, ख़त्म कर देना उस चीज़ को. द फाइनेंशियल रिसोर्स, जो फाइनेंशियल रिसोर्स थे, रिसोर्स तो आप 200 समझते हैं ना, मैंने कल एक वीडियो डाली है, आप उसको देख के समझिए रिसोर्स का मतलब क्या है. ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस का फाइनेंशियल रिसोर्स था जहाँ से हम पैसे लेके अपने वो काम करते थे, सब लेना देना इधर उधर, तो वो पैसे ही नहीं बचे थे, है ना. उनके पास में करेंसी नहीं थी, मनी नहीं था, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे. एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, तो जो जितना भी एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट मतलब असाधारण अदालत था, और जितना भी मेंटेनेंस में लग गया पैसा वगैरह, इमेंस पैलेस ऑफ बर्सेलाइस, ठीक है, उसमें लग गया. अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस, मतलब इनके राज्य के अंदर 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी ऐसी जिनको हेल्प किया गया उनको इंडिपेंडेंट वापस फ्रॉम द कॉमन एनिमी, जिनने अपनी कॉमन एनिमी, जिन दोनों के मतलब वही है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, वही वाली बात है, मतलब इनका भी दुश्मन वही था, उनका भी दुश्मन वही था. तो इन्होंने सोचा कि भाई हमारे दुश्मन से लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन्होंने 13 कॉलोनीज की हेल्प की जिससे वो छुटकारा पाएँ और अपने इंडिपेंडेंट को, स्वराज को हासिल करें. ब्रिटेन था जो कि. द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिवरस, ठीक है, मतलब जो लिवरस है दोस्तों वो एक करेंसी है फ्रांस की, है ना. जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में रुपीज़ चलते हैं, बांग्लादेश में ढाका, वो उसमें टका है, सॉरी, है ना, ढाका में, और ऐसी मतलब अलग अलग हैं, किसी की डॉलर है, किसी की यान है, चाइना की, ना समझते हैं आप, पढ़ा हुआ. तो भाई बिलियन ऑफ लिवर्स टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन, मतलब डेब्ट मतलब होता कर्जा, हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवर्स. लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, मतलब इन्हें इतना इस पर कर्जे पे दे दिया था. हु गेव द स्टेट क्रेडिट, जो स्टेट के क्रेडिट वाले थे उन लोगों को. नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट, इनने अब चालू कर दिया, बिगेन मतलब चालू करना, और 10% इंटरेस्ट इन लोन्स. अब जो लोन इन्हें दे दिया इतना सारा बिलियंस में, है ना, तो उस पर 10% में जो लोग हैं ना वो लेने लगे लोन, ठीक है. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज, जो फ्रेंच गवर्नर थे उन्हें इतना सारा परसेंटेज इंक्रीज कर दिया, और वे बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन, मतलब जो सिर्फ ब्याज पे ही, इंटरेस्ट समझते हैं दोस्तों आप, है ना, ब्याज,
तो उसके पेमेंट पे इतना इतना बढ़ा दिया टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंस, जो रेगुलर एक्सपेंस थे उससे भी ज़्यादा उसके साथ में। सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, द रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं हर चीज़ को रन कराने के लिए, गवर्न कराने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। सेम यहाँ पे भी वही है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, आर्मी के रख रखाव में दोस्तों बहुत खर्चा आता है, खाना पीना और ड्रेसेस उनकी और एम्यूनेशन आर्म्स है और वगैरह वगैरह। ऐसे कोर्ट है, अदालतें हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कितने सारे मंत्री और मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, कितने प्रकार के फंड होते हैं, कितनी प्रकार की स्कीम होती हैं, तो वो सब कुछ चलाने के लिए पैसा लगता है दोस्तों। सेम यहाँ पे वही, यूनिवर्सिटीज़ ऑफिस वगैरह सब वही पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा गवर्नेंस होता है हाई। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, ठीक है। तो स्टेट जो था उसके पास अब इतना पैसा तो नहीं था, उन्होंने इतना दे दिया था अपना, है ना, ब्याज पे किसी को हेल्प कर दिया सब ऐसा। तो अब उनको क्या करना था, ये सब अपना यूनिवर्सिटीज़ और जो ऑफिस और ये सब चलाने के लिए, आर्मी वगैरह, उनको पैसों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स लगा दिया दोस्तों। कैसे, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स, इंक्रीज बढ़ा दिया उन्होंने, जो टैक्स था वो तो था ही, अब उन्होंने और बढ़ा दिया अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। येट मतलब यहाँ था अभी तक, इवन दिस मेजर्स वुड नॉट हैव सफिस्ड, मतलब जो इन्हें पैमाने नापे थे वो अभी भी इनको फुलफिल नहीं कर रहे थे। द फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। अब जो ऐसा इतना चलता जा रहा था, इसके साथ साथ में कहता जो सोसाइटी थी ना 18th सेंचुरी की, वो बट गई थी अब 3 स्टेट्स में, मतलब 3 अलग अलग स्टेट में। एंड ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पे टैक्स, जो तीसरा मेंबर था सिर्फ वही टैक्स देता था और कोई टैक्स नहीं देता था। द सोसाइटी ऑफ ईच स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। दोस्तों मैं जो पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, मेरे क्या डिजिटल पेन ख़राब हो गई, तो मैं ऐसे करूँगा ऐसे मैनुअली तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा दोस्तों, आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं ऐसे करके समझाता जा रहा हूँ, आप लाइन बाई लाइन देखते जाएँ, वो समझा रहा हूँ तो उसको समझते जाएँ, है ना। द सोसाइटी ऑफ ईस्ट स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। दोस्तों फ्यूडल सिस्टम शायद आप ना जानते हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। फ्यूडल सिस्टम जो है फेडरल सिस्टम से आया हुआ है। जैसे फेडरल सिस्टम होता है क्या, मतलब सामांती व्यवस्था, एक तरीके की व्यवस्था है ये, मतलब सबको समान अधिकार देना। जैसे कोई राजा है तो उसकी जो प्रजा है तो प्रजा का वो देखभाल करेगा, उसकी नीड्स को फुलफ़िल करेगा, दुश्मनों से बचाएगा, ठीक है। मतलब कोई दुश्मन आए तो उसको सेफ गार्ड करे, मतलब एक तरीके से जैसे घर में कोई होता है, बड़ा होता है, तो आपको देखता है ना कि आप स्कूल में फ़ीस भर रहे हो नहीं, कोचिंग की फ़ीस भरी जाएगी आपकी, आपको बर्थडे पे और बाकी अच्छे अच्छे त्योहारों में आपके लिए कपड़े आएंगे, मतलब है ना। तो आपकी हर ज़रूरतों को देखा जाएगा। और आपको जैसे कोई कहीं लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, आपका कोई दोस्त आपको मार दे, तो आपके घर वाले आले स्कूल चले जाएंगे, अरे भाई ऐसा ऐसा हो गया, ध्यान रखो हमारे बच्चे का। मैं समझ रहे हैं ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, माइंड ना करना, कि मतलब आपका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। कोई एक राजा होता है, कोई बड़ा होता है, वो आपका ध्यान रखेगा, उसको होता है फ्यूडल सिस्टम। ये था फ्यूडल का मतलब। द सोसाइटी वॉज ईस्ट पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम द डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस, ठीक है। जो पुराने समय में उसका है, जो जितने ई स्टेट थे उन सबका ध्यान रखा जाता। द टर्म ओल्ड रेजिम, द वर्ड है जो ओल्ड रेजिम इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। जो वर्ड है ओल्ड रेजिम, उसका यूज़ किया जाता था दोस्तों इसलिए कि मतलब जो 1789 से पहले जो इंस्टीट्यूशन सोसाइटी थी उनका कैसे ध्यान रखा जाए, कैसे रख रखाव किया जाए, इसलिए। जैसा कि फिगर 2 है जो है ना आपका, जो साइड में फिगर बना हुआ है ये, इसमें देखो सबसे पहले ऊपर ई स्टेट, सबसे पहले आता है क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है पादरी। पादरी मतलब दोस्तों जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी वगैरह, संत, वो लोग, सबसे पहले ये लोग आएंगे। फिर सेकंड आएगा, सेकंड ई स्टेट में नॉवेल्टी। नॉवेल्टी में होते हैं कुलीनता, मतलब कुलीन लोग, अच्छे कुल में जन्म लिया हो, जिनने अच्छे संस्कार हों, अच्छे व्यवहार हों, जैसे राजघराने हैं उनको अपन नॉवेल्टी बोलते हैं, नॉवल पीपल्स, समझे। तो ये हो गया। अब थर्ड ई स्टेट में कौन कौन आता है, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स एट्सेट्रा। इसके बाद में पीजेंट्स, पीजेंट मतलब किसान, एन आर्टिसियन, जो मतलब ये कैसा आर्टिस्टिक काम करते हैं, जैसे कैसे मटके बनाना, दिए बनाना, लैंप बनाना, ठीक है ना, जितने भी आर्टिस्टिक काम है वो सब। फिर इसके सबसे लास्ट में आता है स्मॉल पीजेंट और लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स। स्मॉल पीजेंट्स मतलब होते हैं जो डेली बेसिस को छोटे पैमाने पर काम करते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों आप।
जैसे जो वैसे छोटे छोटे काम करते हैं कि दलिया बनाना और ये सब, समझ रहे होंगे आप, छोटे काम। और लैंडलेस लेबर मतलब जिनके पास में खुद की ज़मीन नहीं है, लेबर है, तो वो किसी और के यहाँ का पैसों पे काम करते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये खेती किसानी करो, हम पैसे देंगे आपको महीने पे। आपने अगर गाँव से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा, ये बटाई वगैरह होता है, अपना पैसों पे लीव पे दे देते हैं, लीज पे, है ना। वही सर्वेंट होते हैं जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इतना है, फिगर 2 आ गया। सो हाउ द सिस्टम ऑफ ई स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी was organized, peasant made up about 90% of the population। ये बताता है आपको, फ्रेंच सोसाइटी थी, इतना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलता था। पीजेंट जो भी थे वहाँ के, मतलब किसान वगैरह, और 90% के रूप में थे वो लोग। जो नीचे की पॉपुलेशन थी ना, ये तो पूरे 90% की थी। ऊपर के वो बड़े राजघराने वाले लोग अलग थे और नीचे के अलग थे, ठीक है दोस्तों। हाउ एवर जो भी हो, ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। उनमें से बहुत ही कम थे किसान जिनके पास खुद की ज़मीन हुआ करती थी कल्टीवेट करने के लिए। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज आउंड बाय नोबल्स। समझे आप, नोबल्स मतलब वही कुलीन, अच्छे घर में पैदा हुए, अच्छे राजघराने में। 60% तो उन्हीं के पास में था। द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, जो जितने भी चर्च वगैरह थे, मंदिर वगैरह थे, मस्जिद थे, और जितने भी जो उस टाइम पे, मस्जिद तो खैर नहीं होंगे वहाँ पे, बता रहा हूँ एक तौर पे, मतलब जितने पूजा पाठ वाली जगह थी, रिचर पीपल थे वहाँ पे, जो पुजारी थे, थर्ड स्टेट में जो लोग आते थे, यही बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट एटसेट्रा, ये सब, तो ये सब उसमें आ जाते थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट दैट इज क्लर्जी, जो पहले के जो ऊपर सबसे 2 आते थे उनको प्रीस्ट में गिना जाता था, ठीक है। एंड द नोवेल्टी 2 में गिना जाता। एंजॉय सर्टन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ, मतलब प्रिविलेजेस दोस्तों विशेष अधिकार होते हैं। प्रिविलेजेस जैसे कोई बंदा है, उसकी सरकारी जॉब लग गई, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया वो, तो उसके बाद में उसको इतने अच्छे अच्छे प्रिविलेजेस मिलेंगे कि बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, और सरकारी सब कुछ, है ना। और मतलब मैथ बहुत अच्छा होगा उसका, ऑफिसरों वाला, और बिजली का बिल फ्री होगा, घर में टेलीफोन लाइन फ्री होगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं। समझ गए दोस्तों आप, एग्जाम्पल था मेरा ये। तो इस तरीके से था। दीज इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज, मतलब ये सब मिला मिलूगे सब कुछ आपका फ्यूडल ड्यूज था, ठीक है। विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट, जो पीजेंट थे मतलब जो किसान, जैसे कि इसमें जितना भी सब प्रिविलेजेस बताए गए हैं, ये जो कहाँ से आएगा। जैसे अभी आप लोग देख लेते हैं, आप अपने भारत की स्थिति क्या है, जो निचला स्तर के लोग हैं, जो अपना खुद का छोटा मोटा काम करते हैं, मतलब ठेले चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, या फिर कुछ भी छोटे मोटे काम करते हैं, समझ रहे हैं। इनके घर में बिजली का बिल आता है तो ये अपना बिल भरते हैं, टैक्स भरते हैं। अब दोस्तों मैं किसी को ना क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, आप सब जानते होंगे, देखा होगा आपने, जो भी बड़े पैमाने की जॉब हैं, बड़े पैमाने की नौकरियां हैं भारत देश के अंदर, उनको इतने सारे प्रिविलेजेस दिए गए हैं, ठीक है। वही है, मैं देखो कोई पर्टिकुलर किसी की बात नहीं करूँ, मैं अपना पर्टिकुलर ओपिनियन बताता हूँ कि मतलब सब चीज़ें फ्री हैं, सब चीज़, आना जाना फ्री, बॉडीगार्ड लगे हैं, घर फ्री, सब कुछ आना जाना, सब टिकटें फ्री, और सब कुछ फ्री। उसके बाद में सैलरी इतनी ज़्यादा, सैलरी का कोई यूज़ ही नहीं है, बैंक में पड़ी है सैलरी, ठीक है, फालतू एक्सपेंसेस हो रहे हैं उससे, टैक्स देना नहीं है आपको, कुछ भी नहीं करते हैं आप, समझ रहे हैं दोस्तों आप। इसके बाद में जो ऊपर एक्सपेंस बनता है तो उसका कहीं ना कहीं तो काटा जाएगा ना, कहाँ से काटा जाएगा उसका टैक्स, अपन लोगों से, छोटे लोगों से लिया जाता है। वही चीज़ समझाई जा रही है इधर। जितने भी प्रिविलेजेस हैं ऊपर के लोगों को दिए जाते थे, उसके जो फ्यूडल ड्यूज थे, समझे दोस्तों आप, ये है सीन, ये फ्यूडल ड्यूज which they extracting from peasant were obliged to endurance steps, मैं काट देता हूँ इसीलिए मैं नहीं चला रहा हूँ, to render service to the lord, ठीक है। तो दोस्तों ने किसान वगैरह थे ना, उनसे लिए जाते थे सब कुछ, जाके वो आगे जो बाकी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको ये सब सुविधाएं दी जा सकें। टू वर्क इन हाउस एंड फील्ड, जितने भी बड़े लोग थे, लैंडलॉर्ड, ज़मींदार लोग थे, उनके यहाँ पे जो लोग काम करते थे, खेत में काम करते थे, घर में काम करते थे, तो जिससे उनका मतलब कहीं ना कहीं पैसे नहीं देना पड़ते थे, उनको अपने आप एक तरीके से काम करवाते थे बेजिस के रूप में। टू सर्व इन द आर्मी, और यहाँ पर उनको अपनी आर्मी में ले लेते थे कि भाई सैनिक बन जाओ, हमारे लिए रक्षा करो, ऐसा वैसा गार्ड के रूप में। और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड, मतलब जो रोडें बनती थी उस समय पे, तो उसकी मैं लेबर की तरह काम करूँ। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड तिथ्स, तो दोस्तों ये तिथ्स है वो एक तरीके का टैक्स होता है,
अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च, जैसे साइड में न्यू बर्ड का जो बॉक्स बना है ना आप दोस्तों, इसमें देखिए नीचे थर्ड पॉइंट है तिथ। अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। समझ गए दोस्तों। जैसे वैसे तो 10 महास करके कुछ है इसका हिंदी में, है ना, तो मतलब कुछ होगा पुराने ज़माने का। तो आप तो ये समझ लो टैक्स का एक मेजरमेंट है, ठीक है, जो इनको चर्च में दिया जाता था, चर्च में देना पड़ता था, पीजेंट लोगों से लिया जाता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस। जो थर्ड स्टेट के लोग थे, निचले स्तर के लोग थे, उनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। दीज इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल टैक्स टू पे डायरेक्टली टू द स्टेट। ये वो टैक्स था जो डायरेक्ट राजा को दिया जाता था, राजा को भी टैक्स देना पड़ता था। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस which were levied on article of everyday consumption like salt, tobacco, and the burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone। समझे दोस्तों, ये दोनों टैक्स तो मेन टैक्स थे, ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लेना, हो सकता है आपका क्वेश्चन आंसर इसमें से आए, है ना। तो बाकी इनके अलावा भी जो टैक्सेस थे, है ना, तो वो भी टैक्सेस आपको देना पड़ते थे, ठीक है। जैसे कंजप्शन सॉल्ट और टोबैको, इनको टोबैको और सॉल्ट कंजप्शन मतलब यूज़ करना, उसको लेने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, समझे। तो एक आगे ये फिगर बना हुआ है इसमें, तो फिगर में आप समझना, मैं आपको समझाता हूँ। अब ये जो बैठे हुए हैं महाशय, ये हैं राजा, ठीक है। ये कौन बंदे हैं, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग हैं, नोबेल्टी वाले, मतलब बहुत अमीर घराने के, राज घराने के हैं, इनके पास में सब कुछ है, समझ गए। और जो ये इंसान है, ये है पीजेंट, ये है किसान, इन लोगों को ये टैक्स देना पड़ता है, देख रहे हैं आप टैक्स। ये इनके पास में जो नीचे रखा है राजा के पास में, ये है बोरी वर्ग टैक्स, ठीक है, सब कुछ है इनके पास में, सुख सुविधाएँ हैं। अब जो स्टोरी है इसमें बताया गया द स्पाइडर एंड द फ्लाई। स्पाइडर मतलब मकड़ी और फ्लाई मतलब मक्खी, जो अपने घर में एनोनिमस घूमती रहती है फालतू में भाई। मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि जो पीजेंट है वो फ्लाई के रूप में है, इनका कोई यूज़ नहीं है, बस ये लोग हमारे लिए एक तरीके से काम करेंगे, बस इनका जीवन इसी में निकल जाएगा। और जो राजा हैं, इतने बड़े जाए कुल में जन्म लिया है, कुलीन है, नोबल पीपल हैं ये लोग, तो इनके पास में बचपन से अधिकार है, गद्दी पे बैठेंगे और बढ़िया पैसा लूटेंगे। तो वही है। अब इसे ऊपर एक जो बॉक्स दिया हुआ है, ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है क्या, दिस पुअर फेलो ब्रिंग एवरीथिंग ग्रेन फ्रूट मनी सैलेड, द फैट लॉर्ड सिट देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक। समझे दोस्तों आप, मतलब इसमें बोला जा रहा है जो पुअर पीपल्स हैं, फेलोज मतलब साथी लोग, जितने भी हैं इनके गरीब लोग हैं, इन लोगों को ग्रेन्स फ्रूट मनी सैलेड सब कुछ देना पड़ता था टैक्स के रूप में। दे फैट लॉर्ड मतलब जो मोटा आदमी बैठा हुआ है सामने, लॉर्ड मतलब राजा, सिट्स देयर वो बैठता था, और रेडी टू एक्सेप्ट मतलब हर चीज़ लेने के लिए तैयार बैठता था, भाई साहब की बात लाओ आओ मुझे रख जाओ और मैं राजा हूँ, ऐसा। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक। ग्रेस मतलब दोस्तों ना कृपा करना, विद अ लुक मतलब इतने ज़्यादा ये अपने आप को बड़ा महान समझते थे कि ये लोगों का कहना ये था कि भाई ये देखते तक नहीं थे निचले स्तर के लोगों को। जो निचले स्तर के थे ना, आपको मैंने बताया थर्ड स्टेट में जो लोग आते थे, पीजेंट और स्मॉल लेबर और सर्वेंट जी टाइप के लोगों को, तो देखते भी नहीं थे। देखो आप दोस्तों, ये भरा हुआ रखा हुआ है सामान। द नोवल इज द स्पाइडर, जो स्पाइडर है मतलब स्पाइडर का काम है, द मोर द डीविल हैज़ द मोर ही वांट्स। जितना वो दुष्ट होगा उसको उतना ही चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा है उसके पास में उतना और चाहिए उसको, समझे दोस्तों। तो जितना इन लोगों के पास में होता था ना, उतना जो लोग टैक्स और लेते थे लोगों से, सोचते थे इनके पास में बहुत सामान आए। अब अगला है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। जो स्ट्रगल करते थे जो लोग सर्वाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए, क्या था वो अपन इधर समझेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी लगभग 23 मिलियन थी इन 1715 टू 28, समझिए दोस्तों, मिलियन इन 1789, 28 मिलियन होगी 1789 में। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। जो ये जनसंख्या दोस्तों आप देख रहे हैं 23 मिलियन थी 1715 में, वो बढ़ के 28 मिलियन हो गई 1789 में। तो जो इतनी जनसंख्या रैपिड तरीके से, मतलब रैपिड मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना, इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब जितनी जनसंख्या होगी उतने ज़्यादा लोग होंगे, उतने लोग होंगे उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा टैक्स होगा तो राजा को उतना डबल और चाहिए। मतलब इनका था ये खुद का सोसाइटी का, उस टाइम पे ये चलता था सोसाइटी ऐसा। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विथ द डिमांड। मतलब जो प्रोडक्शन था ना ग्रेन्स का, वो थोड़ी ना बढ़ रहा था, सब लोग ही लोग बढ़ रहे थे।
so that the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. मतलब जो मेजोरिटी थी ना वहाँ की जो सोसाइटी थी, जब वहाँ पे खाने के लिए कुछ बचा नहीं कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो पॉपुलेशन जब बढ़ी तो लोगों को खाने के लिए भी चाहिए। अब लोगों को जब खाने के लिए नहीं मिल रहा था तो लोगों को जो मेन था ना, मेन उस टाइम पे खाने वाला चीज़ था, रिसोर्सेज था, वो था ब्रेड। अब ब्रेड इतना महंगा हो गया उस टाइम पे, स्टेबल डाइट थी जो कि, ठीक है। दिस लेट टू ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, मतलब जो डिमांड थी ना उसकी ग्रेन्स की, वो भरपूर नहीं हो पाई थी, लोगों को उतना ग्रेन मिल नहीं रहा था। सो द प्राइवेट स्टेबल डाइट मेजोरिटी ग्रोथ पेड, मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबरर, जो ज़्यादातर वर्कर थे ना वो लेबर की तरह काम किया करते थे इन वर्कशॉप्स। हुज ऑनर फिक्स्ड देयर वेजेस, जो उनके मालिक थे उनने उनका जो भत्ता था, जो उनको वेज मिलते थे, मतलब उनको कितनी सैलरी देना, कितना क्या क्या, वो सब फिक्स था। बट वेज डिड नॉट कीप पेस, अब जब लोग बढ़ गए, काम बढ़ गया, तो काम जब बढ़ा तनख्वाह तो इतनी मिल रही थी, और तनख्वाह में भरपूर काम नहीं कर रहे थे वो लोग, उनको पर्याप्त नहीं थी, उनकी नीडें पूरी नहीं हो रही थी, पैसे नहीं बच रहे थे, कुछ भी नहीं खा पा रहे थे, पी पा रहे थे, है ना, प्रोडक्शन नहीं था तो ब्रेड भी नहीं खा पा रहे थे, तो उसमें भी दोस्तों वो नहीं रख पा रहे थे समानता, हैं। द राइज इन प्राइसेस, अब जब प्राइसेस बढ़ गई इतनी सारी, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, जब इतनी प्राइसेस बढ़ी तो गरीब और गरीब हो गए, अमीर कौन थे, फर्स्ट सेकंड स्टेट वाले, तो उन लोगों को तो वैसे ही वो मिल रहा था इतना सारा टैक्स, तो वो तो और अमीर होते चले जा रहे। अब यहाँ पर डिफरेंस इतना ज़्यादा बन गया, गैप इतना ज़्यादा बन गया कि अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब हो गए, समझ गए दोस्तों आप। तो और बाइडेंट इतना ज़्यादा इन दोनों के बीच में वो हो गया, क्या बोलेंगे उसको हम, डिफरेंस आ गया। थिंग्स बिकम वर्स, मतलब इतनी ज़्यादा हो गई चीज़ें बुरी। वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस्ड, मतलब जितना भी बाढ़ तूफान ये सब आया, जब इसने रिड्यूस द हार्वेस्ट, मतलब जो हार्वेस्टिंग होती थी, खेती किसानी होती थी, उसको भी कम कर दिया। दिस लीड टू अ सब्सटेंस क्राइसिस, जब ये सब हुआ तो इसको बोलेंगे संकट। जो क्राइसिस मतलब होता है दोस्तों संकट, सब्सटेनेंस मतलब होता है दोस्तों इतना ज़्यादा एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड endangered anonymous वन हु नेम रिमेन्स अननोन, एनोनिमस का था ये दोस्तों। तो मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे संकट आ गया था, इतना एक्सट्रीम लेवल का आ गया था कि जो जीवन था वो खतरे में आ गया, रोज़मर्रा के काम खतरे में आ गए, खाने पीने को नहीं था, कुछ भी बुरी स्थिति हो गई थी दोस्तों। तो जो अगला देख सकते हैं दोस्तों आप, ये फिगर बना हुआ है ना, इसमें नीचे ये दिया हुआ एक्टिविटी दी है, उसमें कुछ नाम दिए हुए हैं जो आपको फिल करना है। तो अगर जैसे मैं फिल करूं तो मैं क्या करूंगा, फिल इसमें बैड हार्वेस्ट है, तो बैड हार्वेस्ट, अगर खेती किसानी बेकार हुई तो फिर क्या होगा, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, मतलब कि जब खेती किसानी नहीं हुई तो स्कार्सिटी कमी आ जाएगी, ग्रेन नहीं मिल पाएंगे हम लोगों को, है ना। फिर अगला इसके बाद में क्या आ सकता है, जब इतना इतना ज़्यादा कम होगा, जब खेती किसानी फूड ग्रेन कम होंगे, कमी आएगी, तो फिर प्राइसेस हाइक हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, चीज़ें कम है, खाने वाले ज़्यादा है, तो पैसा बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा सामान, है ना। इसके बाद में द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, अब इतनी स्थिति बिगड़ गई कि जो गरीब लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, वो लोग है ना ब्रेड तक नहीं खरीद पा रहे थे। तो जब ब्रेड तक नहीं खरीद पा रहे थे तो दो चीज़ें होंगी, दो बॉक्स हैं, तो दो बॉक्सों में दोस्तों क्या आएगा, इनमें से पहला बॉक्स में आ जाएगा वीकर बॉडीज़, मतलब जब खाना नहीं मिलेगा तो वीक हो जाएगी उनकी बॉडी, है ना। और जो सेकंड है उसमें आएगा क्या, प्राइजेस फूड रियट्स, मतलब जो प्राइजेस थे वो इतना ज़्यादा बढ़ गए कि रियट्स होने लगा, समझ गए दोस्तों आप। फिर अब ये हुआ, तो अब अगला बॉक्स जो बना हुआ है इसमें नीचे इधर ये वाला, इसमें आएगा जो दोस्तों वीकर बॉडी, इसमें आएगा प्राइजेस फूड रियट्स। जब ये यहाँ से अब क्या अगली कार्रवाई होने वाली है इसमें, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेथ्स, जब खाना नहीं मिला, लोग कमज़ोर हो गए, बॉडी वीक हो गई, तो अब क्या होगा, लोग मरना चालू होंगे। अब जब लोग मरेंगे, पड़े रहेंगे चारों तरफ, खाने को नहीं कुछ भी, तो इनसे क्या होगा दोस्तों, डिजीज़ होंगी, एपिडेमिक होगा, नरसंहार होगा, मांस मरेंगे, लोग मरेंगे, इतनी बुरी हालत हो जाए, चारों तरफ बीमारियां फैलेंगी बुरी बुरी। जब बीमारियां फैलेंगी तो ये साइकिल बनेगी द्वारा, और लोग बीमार होंगे, ये साइकिल चलती जाएगी, इधर साइकिल से ये काम ख़त्म हो जाएगा लोगों का। दोस्तों आप समझ रहे होंगे क्राइसिस कितने बुरे हो सकते हैं, वही बताया गया है। तो आप एक्टिविटीज़ को करना एक बार। आ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विच के एंड टू एंड प्रिविलेजेस, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग थे, मध्यम वर्ग के
उनको क्या प्रिविलेजेस दिए गए। इन द पास्ट पीजेंट एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेट इन रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस। ठीक है दोस्तों, जो पुराने ज़माने में जितने भी वर्कर थे और जो आपके किसान वगैरह थे, उन लोगों ने पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया रिवॉल्ट मतलब लड़ाइयों में, अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस मतलब टैक्सों को कम किया जाए, और फूड स्कार्सिटी जो फूड में कमी आ रही थी प्रोडक्शन में उसके लिए। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल। लेकिन जो लोग थे इतने डरे सहमे थे, इतने छोटे लोग थे वो लोग कि इनको डर लग रहा था, तो उन्हें फुल स्केल पे वो लड़ ही नहीं पाए, प्रोग्राम जो था वो फुल स्केल पे बन ही नहीं पाया, पूर्ण रूप से नहीं कार्रवाई हुई। दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, जो कि आगे चल के नया चेंज लाने वाली थी सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर पे। मतलब उनको किराया टैक्स कम देना पड़ता, सोशली अच्छे से जीवन जी सकते थे, जो कि नहीं होता था। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट, ये उन लोगों के बारे में था जो तीसरे स्टेट में थे, मतलब जो छोटे तबके के छोटे गरीब परिवार के लोग थे, ईस्ट, हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडिया। जो लोग प्रॉस्पेरस हो जाते, धनवान हो जाते, एंड एक्सेस टू एजुकेशन, जिनको एजुकेशन पाने का हक मिल जाता और नए आइडियाज आ जाते। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप, जो 18th सेंचुरी है वो गवाह है इस चीज़ की, जो इमरजेंस है सोशल ग्रुप में, मतलब लोगों में उत्पत्ति हुई कि भाई हम कुछ कर सकते हैं। टर्म द मिडिल क्लास, उसी ने इस चीज़ को मिडिल क्लास बनाया। मिडिल क्लास मतलब जुझारू, जो अपने कामों के लिए लड़ना सीख गए थे, समझे दोस्तों। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू अर्न एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, वो उन्होंने अपना वेल्थ अर्न कर लिया, मतलब उन्होंने अपना इतने सारी लड़ाइयाँ लड़े, रिवॉल्ट लड़े, तो उन्होंने अपना कहीं ना कहीं सीज कर लिया ओवरसीज, मतलब अपनी एक पहचान बना ली थी ट्रेड में और हर चीज़ में। एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स सच एज बुलन सिल्क टेक्सटाइल, मतलब जो छोटे लोग थे ना, जो सिर्फ डलिया वगैरह छोटी चीज़ें बनाते थे, डेली वेजेस पे काम कर सकते थे, अब उन्होंने इतना बड़ा अपना काम खोल लिया कि वो बुलन में, टेक्सटाइल में, सिल्क में कपड़े वगैरह बनाना, कपड़े बेचना, इन सब में अपना काम करना चालू कर दिया था। दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉड बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, मतलब इतना ज़्यादा वास्ट एरिया में काम करना सीख गए थे कि उन्होंने अपना है ना एक्सपोर्ट करना सीख गए थे। एक्सपोर्ट मतलब दोस्तों अपनी व्यापार को बढ़ा के अंदर का सामान को बाहर बेचना, मतलब दूसरी स्टेट में, दूसरी सिटी में, दूसरे देशों में अपना कल्टीवेट करना, सामान को बेचना। और ब्रॉड बाय द रिचर मेंबर, ब्रॉड मतलब लेना किसी चीज़ से, इम्पोर्ट कराना जैसे हम कहेंगे। रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी मतलब वह फर्स्ट और सेकंड स्टेट की बात चल रही है इधर, मतलब वो बाहर से भी सामान मंगा सकते, तो रिचर मेंबरों से सोसाइटी से कर सकते। दोस्तों देख रहे हैं आप कितना बड़ा डिफरेंस पैदा किया इस चीज़ ने, जहाँ पहले जो छोटे तबके के लोग थे वो बड़े लोगों को सिर्फ टैक्स देते थे, बात तक नहीं कर सकते थे, उनके साथ बैठ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे। अब बात वो हो गई है कि वो लोग उनसे सामान तक ले रहे हैं, इतना व्यापार बढ़ गया। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशन सच एज लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, मतलब जो मर्चेंट थे, काम करने वाले थे, व्यापारी थे, मैन्युफैक्चरर थे, जो चीज़ें बनाते थे। इतना ज़्यादा एडिशन किया इन चीज़ों ने थर्ड स्टेट ने अपने बारे में कि उनने ये प्रोफेशन तो चालू ही कर दिए थे, इसके साथ साथ में उन्होंने लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और ऑफिशियल्स ये भी इसमें भी आ गए थे वो लोग, मतलब हर चीज़ सीख गए थे। ऑल ऑफ दिस वर एजुकेटेड, वो सब पढ़ लिख गए थे। एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, उनने ये साबित कर दिया कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो पढ़ कर लिख गए थे, उन्होंने बता दिया कि जितने भी सोसाइटी ग्रुप होते हैं उनको बचपन से ये विशेष अधिकार नहीं मिलते हैं, ठीक है। रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, बल्कि यहाँ की उनको जो पर्सन है उनकी सोशल जो डिपेंडेंसी है अब उनकी मेरिट पे डिपेंड करती है, मतलब वो कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसी पे मेरिट बनती है उनकी। दिस आइडिया इनविसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ, जब ये सोसाइटी है वो काम करने का तरीका कुछ ऐसा था बेस्ड ऑन फ्रीडम, अब वो आज़ादी पर निर्भर हो गए थे कि आज़ाद हैं वो लोग, इक्वल लॉ, सब में आपस में इक्वल था, अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल थी, बट पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर सच एज जॉन। अब ये चीज़ जो थी वो सामने लेके आया कौन, फिलोसफर थे, मतलब फिलोसफर मतलब आध्यात्म के लेखक जो लोग होते हैं ना, वो लिखते हैं चीज़ें, बताते हैं अपने बुक्स में, अपने आइडियाज़ में। जॉन लॉक एक जो नाम है किसी व्यक्ति का, ठीक है, तो ये बता रहे हैं एंड जीन जैक रोसेफ इन दिस टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, कुछ दो ट्रीटीज़ हुई। उस ट्रीटीज़ मतलब दोस्तों अपने मैं उसमें कहूँ, अगर मैं उसमें बताऊँ एक तरीके से डील आप कह सकते हैं, डील हुई, ट्रीटीज़, ठीक है, गठबंधन हुआ।
लॉक शॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, जब ये डॉक्ट्राइन बना, जो एक तरीके से वो बन गया, लॉ बन गया, ठीक है, और एब्सोल्यूट राइट मिल गए थे अब लोगों को, जो थर्ड स्टेट लोग थे उनको, ठीक है, ऑफ द मोनार्क, मतलब उनको राजपाट का उनको मिल गया था अधिकार। और रोजेव कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives। मतलब दोस्तों अब यहाँ पे प्रपोज गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज कर दिया गया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब मतलब लोग थे वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के उसको मोनार्क में ला सकते थे, एक सत्ता को हासिल कर सकते थे इन द स्पिरिट ऑफ लॉ। अब जो कानून का था स्पिरिट थी वो इस तरीके से हुई कि मोंटेस्क्यू प्रपोज द डिवीज़न। जो मोंटेस्क्यू थे उनने एक डिवीज़न ऑफ पावर को प्रपोज किया, मतलब पावर बताते हुए डिवीज़न बताई कि भाई ये चीज़ है, हम ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ और गवर्नमेंट के साथ में लेजिस्लेटिव मतलब दोस्तों जो कानून बनाते हैं, ठीक है, कानून बनाता लेजिस्लेटिव है, गवर्नमेंट उस चीज़ को गवर्न करवाती है, मतलब उस चीज़ को रन कराएगी, चलाएगी अच्छे तरीके से जुडिशियरी रूप से। द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, आ गई ना कोई बात, जुडिशरी। द मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन द यूएसए। जो ये मॉडल मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सबसे पहले यूएसए में गवर्न किया गया, फोर्स किया गया, इम्प्लीमेंट कराया गया। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। दोस्तों इनने देखा ना, आपने अपने यूएसए को हेल्प की थी इंडिपेंडेंस लेने में, ब्रिटेन से आज़ादी है ना, तो 13 कॉलोनी इन्हीं के द्वारा हेल्प हुई, तो यूएसए में सबसे पहले ये लागू किया गया। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। अब जो अमेरिका था जब वो आज़ाद हो गया तो उन्होंने खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया दोस्तों, जिसमें इंडिविजुअल हर एक प्रत्येक व्यक्ति को एक राइट दिए गए, अधिकार दिए गए, विशेष अधिकार दिए गए, जीने का, खुल के हर चीज़ काम करने का। ये पॉलिटिकल थिंकर्स ने एग्जाम्पल रखा फ्रांस। द आइडिया ऑफ दिस फिलॉसफी वर डिस्कस्ड intensively in salons and coffee house and spread among people through books and newspaper. These were frequently read alone, allowed in group for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expense of the state generated anger and protest against the system of privileges। दोस्तों ये जो लाया गया फ्रिक्वेंट रूप में जल्दीबाजी में बेनिफिट इसके जो थे वो देखे गए, मतलब पढ़े नहीं गए एंड ना लिखे गए, who could not read and write। The news that Louis XVI planned to impose। अब जो लुई 16 थे उन्होंने टैक्सेस को फिर से लाए, एबल टू मीट द एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस नहीं क्रिएट हो रहे थे जो स्टेट के जनरेटेड एंगल, मतलब प्रोटेस्ट होने लगे थे अगेंस्ट द सिस्टम। अब सिस्टम जब काम ही नहीं करा पाएगा तो सिस्टम के जो लोग हैं वो उसके खिलाफ ही बोलना चालू कर देते हैं। वही बात हुई यहाँ पे हुई दोस्तों। अब सोर्स ए है अकाउंट ऑफ लाइव एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रेजिम। दोस्तों इसमें मुझे ज़्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो दोस्तों इनको आप एक बार पढ़ लेना है ना, ओवरव्यू ले लेना, बाकी जो चीज़ नहीं समझ आए वो मुझे कमेंट करना। An Englishman argued young traveled through, he could not decide to serve and waited upon the slaves and ill-treated slaves। मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन में बताया गया क्या क्या हुआ वहाँ पे, बस बाकी और कुछ नहीं है इसमें। What message is young trying to convey here, मतलब एक्टिविटी है दोस्तों, ये आप इसको पढ़ लेना एक बार, और मैंने आपको समझाया उसमें समझ में आए तो उसको आगे कर देना। तो सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों। टाइम कम है, वीडियो वैसे ही थोड़ी ज़्यादा हो रखी है ना, तो मुझे जल्दी जल्दी समझाना है इसको। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, जो रिवॉल्यूशन था अब आउटब्रेक हुआ, मतलब फूट पड़ा, वो किस तरीके से हुआ तो हम इसको पढ़ेंगे। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेशन। मतलब मैंने आपको पहले बताया जो टैक्सेस थे वो इंक्रीज हुए, क्यों हुए, रीज़न क्या था उसका, ठीक है, आपने पढ़ी। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, ये क्यों होने जा रहा था। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम, जो रेजिम मतलब दोस्तों व्यवस्था होता है, ओल्ड पुरानी, जो पुरानी व्यवस्था थी फ्रांस की, द मोनार्क मतलब किसी एक का शासन चलना, डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज बिल अलोन। मतलब उनके पास में ये पावर नहीं थी किसी को टैक्स कितना लगाया जाए। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द ई स्टेट जनरल, पर उन्होंने मीटिंग बुलाई जिसमें ई स्टेट के जनरल थे वो आए, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। द
स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी। जो स्टेट जनरल थे वे पॉलिटिकल बॉडी थे, जो लोगों को द्वारा चुन के आए हुए थे, उनको एक पद मिला हुआ था टू विच द थ्री स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो तीनों रिप्रेजेंटेटिव थे ना, तीनों स्टेट थे, पहले लोगों के पास विशेष अधिकार नहीं थे, फिर विशेष अधिकार मिले, लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना। अब उन तीनों रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव से वो आए, मीटिंग हुई। हाउएवर जो भी होता, मोनार्क अलोन कुड डिसाइड विच टू कॉल अ मीटिंग ऑफ हिज बॉडी। जो मोनार्क था, सिस्टम था, जो एकल राजा थे वहाँ के, उनने इस चीज़ को फिर से मीटिंग बिठा के डिसाइड किया कि सारी बॉडीज़ के बारे में। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। मतलब लास्ट मीटिंग थी वो 1614 में हुई। दोस्तों ये एक मेन चीज़ है, आप इसको ना हाईलाइट कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the East State General to pass proposal for new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. मतलब रिस्प्लेंडेड हॉल मतलब बहुत चमकीला, एक बहुत ही एक अच्छा कमरा था। रिस्प्लेंडेड मतलब जो आंखों में बिल्कुल एकदम चुभे, इतनी चमक हो, मतलब इतना सुंदर हो, इतना अच्छा वहाँ का नक्काशी हो, सब कुछ। प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स, मतलब डेलीगेट्स मतलब जो वहाँ के लोग आते हैं दूर से, अलग देशों से, अलग जगहों से, अलग सिटियों से, उन लोगों को बुलाया गया। होस्ट मीटिंग रखी गई। द फर्स्ट एंड सेकंड ईस्ट स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। जो फर्स्ट और सेकंड ईस्ट स्टेट थे ना, वहाँ से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, ठीक है। हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर और ऑन टू साइड, मतलब वो आमने सामने बैठे एक दूसरे को देखते हुए। बाय द 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड ऑन द बैक। जो 600 मेंबर थे वो थर्ड स्टेट से थे। दोस्तों मैंने आपको बताया थर्ड स्टेट का क्या मतलब था, बहुत निचले लोग थे, नीचे के लोग थे, नीचे बहुत छोटा काम था उन लोगों का, बहुत निचले तबके के लोग थे, उनको इज्जत नहीं थी समाज में। तो वो 600 लोग थे और वो लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उन लोगों से खड़े रहना था। समझ रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। बल्कि दोस्तों फर्स्ट और सेकंड जो थे स्टेट के लोग वो इतने ज़्यादा वो नहीं थे, वो कोई राजघराने से थे। राजघराने का मतलब ही होता है तुम बहुत बड़े कुलीन में हो, तो मतलब फिर तुम पढ़े लिखे हो नहीं हो, जैसे भी हो तुम बहुत महान हो, इसका मतलब। जबकि जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो इतने पढ़े लिखे थे, फिर भी वो खड़े हुए थे। समझ रहे हैं दोस्तों, इतना ज़्यादा उस टाइम पे वो चल रहा था। पीजेंट, आर्टिसियन, वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जो किसान थे, आर्टिसियन थे, वुमेन थे, उनने अपना एंट्री देने से ही मना कर दी कि हमें नहीं आना भाई। समझ रहे हैं दोस्तों। हाउएवर जो भी हो, देयर ग्रीवेंस मतलब दोस्तों शिकायत था, एंड डिमांड वर लिस्टेड, उनकी डिमांड थी और शिकायतें थी इन सम 40,000 लेटर्स। मतलब दोस्तों उन्होंने 40,000 पत्र लिखे, विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉड विद देम। जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने साथ में वो लेकर आए थे आगे दिखाने के लिए लोगों को। अगले पैरा में है, वोटिंग इन द ईस्ट स्टेट जनरल in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। अब मतलब इन्होंने एक प्रिंसिपल ला दिया कि जो ईस्ट स्टेट थे उनके पास में एक वोट होगा, खुद का वोट बैंक दे दी कि भाई अपना अधिकार पेश करो हमारे सामने, ऐसे करके अपनी बात रखने का तरीका दे दिया। दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। अब लुइस 16 ने भी यही सेम अपनाने की कोशिश करी, बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। जो थर्ड स्टेट के लोग थे दोस्तों, आए हुए थे 600 लोग थे, उनने ये डिमांड कर दिया कि भाई अब हम सभी को एक साथ खड़ा करें और सभी को एक सिंगल मीटिंग लें। आप जो अलग अलग बांट रहे हैं कहीं ना कहीं सही नहीं है लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो वेयर ईच मेंबर वुड हैव ए वन वोट। अब जब उन्हें ये बहुत अच्छा प्रस्ताव था, जब उन्होंने ये बात रखी तो उन्होंने कहा कि हर जो व्यक्ति यहाँ मौजूद है सबके पास में खुद का एक वोट है ना। तो जब वोट देंगे एक तरीके से असेंबली में, तो सबका अपना अपना अधिकार होगा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई सब एक ही बराबर। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स। क्योंकि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो पढ़े लिखे थे, फिलोसफर थे, बहुत अच्छी ज्ञान था हर चीज़ का, ज़मीन से जुड़े हुए थे, फील्ड एरिया से। तो उन्हें बहुत अच्छा ये लेके आए, जिससे क्या होता है ना, जितना भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था वो सुधर गया, ठीक है। was one of the democratic principle out forward of the philosopher like रोजे इन द बुक। जो बुक थी उनकी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये सब कुछ बताया गया है। when the king rejected the proposal member of the third estate walked out of the assembly in protest। जब
जो किंग थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा को चीज़ समझ में आ रही थी ना कि यार ये तो हमारे बराबर का हक लिए जा रहे हैं। उनको भी दिख रहा था ये तो बहुत अच्छी पॉलिटिक्स जानते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान है और हर चीज़ जानते हैं, कहीं ना कहीं हमें पीछे कर देंगे। तो उनने अपने दिमाग चलाया वो ऐसा कि चलो ठीक है हम रिजेक्ट कर देते। जब रिजेक्ट कर दिया गया तो जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के वो वॉक थ्रू कर गए, मतलब अब बाहर निकल गए अपने असेंबली से और प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। समझे दोस्तों। अब अगला पॉइंट है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व एज स्पोकन्स फॉर द होल। जो थर्ड स्टेट के वो थे जितने भी स्पोकमैन थे उनने अपने आप को देखा कि हम तो एकजुट हैं। फ्रेंच नेशन on 20 June they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles। मतलब इनने फिर 20 जून को आने वाले समय में असेंबली रखी अपनी, एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, ठीक है, उस ग्राउंड था उसका वर्साइल्स में, वहाँ पे दे डिक्लेयर देमसेल्व नेशनल असेंबली, मतलब उन्होंने खुद को स्वयं को अपने आप से, अपने जो लोग थे इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने आप खुद को एक राष्ट्रीय अधिवेशन घोषित कर दिया। मतलब हमने खुद की नेशनल असेंबली कर ली है। एंड सोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। मतलब उन्होंने इतना तय कर लिया कि जब तक हम एक ड्राफ्ट तैयार नहीं कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तब तक हम इस चीज़ को जाने नहीं देंगे। दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। हो सकता था कि ये लिमिट को, पावर की चीज़ जो पावर थी उसकी लिमिटेशन लगा दी जाती है मोनार्क की। मतलब जो एकल राजा चल था, मतलब एक ही किसी का शासन चलना, किसी पॉलिटिक्स ने, जैसे अपने भारत देश में क्या दोस्तों डेमोक्रेसी है, कोई भी अपने मन से राजा नहीं बन सकता, कोई अपने मन से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और नेता एमएलए एमपी नहीं बन सकता, अपन लोग चुनते हैं उनको, ठीक है दोस्तों। जैसे अपने यहाँ पे चुनाव होते हैं, अपन चुनते हैं लोगों को, वो एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, फिर वो चुनाव करते हैं आपस में, अपना अधिकार से वो प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो मतलब बहुत एक अच्छी अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी है, मतलब हर किसी की वोट को देखा जाता है भाई कौन किसको पसंद करता है, कौन किस पार्टी की उसके आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, उसके बाद में अपने यहाँ पे चुनाव होते हैं। मतलब अपना देश यूनियन है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, सारी जितने भी पद हैं सब जितने भी रिस्पेक्टफुल हैं। लेकिन मोनार्क में क्या होता है दोस्तों, एक राजा होता है, राजघराने के बच्चा हमेशा राजा बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, और नेता नगरी एक अलग चीज़ है उधर। मतलब जैसे दोस्तों ब्रिटिश में देखा होगा आपने, वहाँ पे पॉलिटिक्स है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वहाँ पे वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पे एक राज परिवार है ना, विक्टोरिया वाला परिवार। तो वहाँ का सीन ये है कि वहाँ का जितना भी आने वाले सक्सेसर होंगे, जो पीढ़ियाँ होंगी, वो ही राजघराने का वहाँ के राजा बनेंगी, उन्हीं की चलेगी। तो वही सेम है यहाँ पे भी, पहले के समय में यही होता था हर जगह। तो इनमें कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाती हैं मोनार्क पे, यही बात की गई थी। दे वर लेड बाय मीरा ब्यू एंड एबेसियास, ये दो नाम है दोस्तों, इनके दोनों के द्वारा इस चीज़ को लेड किया गया, मतलब चलाया गया। मीरा ब्यू वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। जो मीरा ब्यू थी वो एक नोबल फैमिली में उन्होंने जन्म लिया। नोबल फैमिली दोस्तों मैंने आपको बताया था जी सेकंड स्टेट में आते हैं, बहुत कुलीन परिवार से होते हैं, राजा परिवार से होते हैं। बट वॉज कन्विंस्ड फॉर द नीड टू डू अवे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। लेकिन ये बहुत अच्छे थे, तो इन्हें ये राजघराने की ना सोचते हुए इन्हें सोचा कि सबको विशेष अधिकार मिले, सब एक बराबर हों। फ्यूडल सिस्टम, जैसे मैं दोस्तों हमको फ्यूडल बताया था ना शुरू में, फ्यूडल मतलब क्या होता है, वही फ्यूडल सिस्टम में बन जाएँ, सोसाइटी एक अच्छी तरीके से चले। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर पावरफुल स्पीच। मतलब उन्होंने इतना अच्छे तरीके से स्पीच दी, पावरफुल स्पीच दी। क्राउड असेंबली, मतलब जो क्राउड थी वो क्राउड सब देखते रह गए उस चीज़ को। समझे दोस्तों आप। अब ये एक्टिविटी है, पढ़ना इसको, आप कुछ भी यूज़फुल लगे, मीनिंगफुल लगे तो करना। दे देखो दोस्तों ये फिगर बना हुआ है, द टेनिस कोर्ट ओथ। मतलब जो टेनिस कोर्ट में ओथ चल रही है, सब ने इकट्ठे हो गए, ओथ ले ली अपनी। ओथ मतलब दोस्तों, ओथ को हम कहते हैं हिंदी में शपथ लेना। शपथ ले लेते हैं कि भाई हाँ मैं आज से शपथ लेता हूँ, संविधान की कसम खाता हूँ, मैं ऐसा ऐसा करूँगा। मतलब दोस्तों आपने देखा होगा जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपने यहाँ पर इलेक्ट होते हैं तो वो कैसे ओथ लेते हैं, है ना, वही सीन है इधर भी। ये ओथ ने ले लिया। और जो दूसरे थे आवेसियस, ओरिजिनली या प्रीस्ट, वो प्रीस्ट थे, मतलब पुजारी थे। रॉट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, मतलब उनने एक इन्फ्लुएंस पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। मतलब उन्हें पैम्पलेट, दोस्तों पैम्पलेट मतलब आपने दोस्तों देखा होगा जब आप बाहर जाते हैं कहीं पे, तो आपको ऐसे कोई कागज़ मिल जाता है, पेपर में पीस मिल जाता है, उस पर एक एडवर्टाइजमेंट टाइप का होता है, किसी चीज़ के बारे में लिखा होता है, वही ने लिखा था। इन्फ्लुएंशियल मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी के मन को लुभा जाने वाला, प्रभावशाली। वो
वाट इज़ द थर्ड स्टेट उसका नाम था। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइल्स, जो नेशनल असेंबली थी वो वर्साइल्स में बिजी थी ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे जो कि द रेस्ट ऑफ फ्रांस इज सैच्ड विद टर्मोइल, ठीक है, तो वो अपने लगे हुए थे इसमें। सर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट, जब सर्दियाँ आ गई दोस्तों, सीवर विंटर मतलब बहुत कठिन, बहुत वैसी वाली सर्दियाँ, मतलब जब आपकी स्कूली छुट्टियाँ लग जाती हैं वो वाली सर्दियाँ। एंड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट, मतलब जब खेती किसानी बड़ी ओले वगैरह गिर जाते हैं, बर्फ़ गिर जाती है तो खेती किसानी ख़राब हो जाती है, मतलब खेत फसल वगैरह उपजाऊ नहीं रहती है, किसी काम की नहीं होती है, सब बर्बाद हो जाता है। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जो प्राइस थी ब्रेड की वो फिर से बढ़ गई। ओफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाइज, मतलब जो बेकर्स थे, जो लोग बनाते थे बेकरियों में, इतना ज़्यादा उनका शोषित हो गए वो लोग, इतना ज़्यादा फंस गए सिचुएशन में, उन्हें सप्लाईज रोक दी। आफ्टर स्पेंडिंग हावर्स इन लॉन्ग क्वेज, जब ये कतार लगी हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा घंटों तक खड़े रहे उसमें बेकरी के लिए। क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप, जो महिलाएं थीं बहुत गुस्से में थी, एंग्री थी, वो शॉप में जाके उधम किया उनने, मतलब ठीक है, मतलब बहसबाजी बहुत ज़्यादा हुई। एट द सेम टाइम उसी समय द किंग ऑर्डर ट्रूप और मूव इनटू पेरिस, जो राजा थे उनने अपने ट्रूप थी, उनकी जो सेना थी उसको ऑर्डर दे दिया पेरिस की तरफ मूव करो। ऑन 14th of July द एजिटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल, जो जगह थी वेस्टाइल, जो आप मैप देख रहे हैं दोस्तों साइड में, आपको मैप में सब समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या था और क्या क्या नहीं था, है ना। तो जब इन्हें मूव किया वेस्टाइल की तरफ, इन्हें सब डिस्ट्रॉय कर दिया। इन द कंट्री साइड र्यूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो कंट्री बाकी जगह थी वहाँ पे र्यूमर स्प्रेड किया गया। र्यूमर मतलब अफवाह, स्प्रेड मतलब फैलाना, फ्रॉम विलेज टू विलेज। अब बहुत कुछ बात होती है हाल फैल जाती है, वही वाला सीन था। दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनर, जो जागीरदार थे, मैनर मतलब दोस्तों होता है किसी क्षेत्र का मालिक होना, लॉर्ड ऑफ द मैनर, ठीक है, तो वो जो जागीरदार थे वहाँ के राजा थे। हैड हायर्ड बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स, उनने बहुत वो हायर बैंड मतलब होता है एक तरह के समूह कह सकते हैं, ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप ऑफ क्रॉप, मतलब जितनी भी खेती थी सबको बर्बाद करने चलने वाले थे, मतलब सबको बर्बाद कर देने वाले थे। कोई भी गुस्सा थे कि भाई जो लोग खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं सब कुछ खुद का, तो वो एक तरीके से उस क्षेत्र के लोगों को गुस्सा थे, तो राजपाट अपना ख़त्म करना, इस वो लग रहा था कि ख़त्म ना हो जाए, इसलिए कोई ना कहीं इससे विरोध में थे। और फिर पीजेंट एंड सेवरल डिस्ट्रिक्ट, जो थे वहाँ के किसान थे बाकी के क्षेत्रों के, सीज हाउस होस, समझे दोस्तों आप, मतलब मिट्टी खोदने के जो उपकरण होते हैं ना, मतलब ऐसे फावड़ा गैती वगैरह खुरपी, ये सब वहाँ के लोगों ने ना वो कर लिया, सीज कर दिया। और जो पिच फॉर्क होता है, पिच फॉर्क दोस्तों आपने देखा होगा लकड़ी का बना हुआ होता है, उसमें नीचे कांटे से लगे रहते हैं, पत्ते वगैरह उससे साफ करते हैं, वो देखा होगा कार्टून वगैरह में बचपन में। एंड अटैक्ड चैटॉक्स, ठीक है दोस्तों, चैटॉक्स मतलब होता है महल। अब इन्हें जी सब कुछ ले जाके किसान लोग थे, जैसे अपने अपने जो औजार जो इंस्ट्रूमेंट ये सब ले जाके महल पे हमला कर दिया। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन, जो मतलब ग्रेन था ना दोस्तों वहाँ पे जमा किया हुआ, लूटा हुआ, एंड उनने पूरा लूट लिया पूरा ग्रेन। एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड, जितने भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट रखे हुए थे इससे रिलेटेड, कौन से कितना टैक्स लिया गया है, पे किससे कितना लेना है, कौन से जागीर में कहाँ पे क्या गया है, उनने वो सब जला दिए। किसने? गुस्साई हुई भीड़ जो कि किसानों की थी, ठीक है, जिन्हें महल पे हमला बोल दिया था। अ लार्ज नंबर ऑफ नॉवल्स फ्लेड फ्रॉम देयर, फ्लैड मत दोस्तों, फ्लैड मतलब होता है भाग जाना, सॉरी, जो फ्लैड मतलब भाग जाना, वहाँ से वो भागे। लार्ज नंबर थे जो लोगों के, कहाँ पे आ गए, फ्रॉम देयर होम, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबर कंट्रीज, मतलब जब इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया, जब लोग इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में कंडीशन में आ गया, तो वहाँ से आपस में जो साइड की कंट्रीज थी बाकी की वहाँ चले गए, भाग गए, छुप गए। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that is power would from now be checked by a constitution। तो दोस्तों जब इतना सब रिवॉल्ट हो गया तो जो लुइस थे, राजा थे, तो राजा भी समझ गए कि दोस्तों काम तो बहुत बिगड़ चुका है। अब वो समझ गए इस प्रिंसिपल को कि भाई पावर तो बांटना पड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूशन जो बनना चाहिए तो वो चेक किया है फिर। On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree। दोस्तों डिक्री मतलब होता है गैजेट, गैजेट मतलब होता है हुक्मनामा। हुक्मनामा मतलब एक तरीके से
एक कागज़ होता है, उसमें अपना ऑर्डर पेश किया जाता है, ऊपर से आता है प्रोटोकॉल द्वारा। जैसे राष्ट्रपति हैं अपने, वो इमरजेंसी लगाना चाहें अपने देश में तो क्या करेंगे, गजट पेश करेंगे, ठीक है, एक अपना ऑर्डर देंगे। तो वही होता था पुराने ज़माने में, हुक्मनामा बोला जाता था, उसको इंग्लिश में डिक्री बोलते थे, शायद बोलते अभी भी हैं डिक्री। तो डिक्री उनने ना पास की असेंबली में, अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। जो फ्यूडल सिस्टम था ना, जो राजा, एक ही राजा चल रहे थे जब से, तो उस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। ऑफ ऑबिलाइजेशन एंड टैक्सेस, मतलब जो मनमानी चल रही थी और टैक्सेस चल रहे थे, सबको ख़त्म कर दिया। मेंबर ऑफ द क्लर्जी, ठीक है, टू वर्क, मतलब जो क्लर्जी थी उसके जो मेंबर थे, सब कुछ ना कैंसिल कर दिया, सब कुछ अब बंद सा हो गया था, ठीक है। और जो उनकी प्रिविलेजेस मिल रहे थे, वो भी सब उन पर भी रोक लगा दी गई। और जो टैक्स थे ना, टैक्स नाम था, बराबुलाइज्ड एंड लैंड और चर्च, वो सब टैक्सेस बंद कर दिए गए। जो चर्च थे वर कॉन्फिस्केटेड एज अ रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट बोथ एटलीस्ट 2 बिलियन लेवर्स, मतलब लेवर्स दोस्तों मैंने आपको बताया था करेंसी होती है। एक्वायर्ड उन्होंने ले लिया एसेट्स, ठीक है दोस्तों। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब जो फ्रांस था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, मतलब राजपाट तो था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था उन लोगों का, तो वो मतलब अब सबको विशेष अधिकार थे। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। जो नेशनल असेंबली इन लोगों ने बनाई थी, उन्होंने अपना ड्राफ्ट भी बना लिया कॉन्स्टिट्यूशन का 1791 में। इट्स मेन ऑब्जेक्ट, उसका मेन जो मकसद था, पावर थी जो मोनार्की, मतलब राजघराने की पावर थी, उसको कहीं ना कहीं बांट देना या कम कर देना था। मतलब किसी एक राजा की ना चले, एक सिस्टम बन जाए पूरा, जिससे पैटर्न फॉलो हो, प्रोटोकॉल बने, कोई एक अपनी मनमानी ना कर सके, किसी एक हाथ में ज़्यादा पावर ना जा सकें, समझ रहे हैं दोस्तों हम। दिस पावर इंस्टीड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, जो ये पावर थी किसी एक हाथ में ना आए, इसलिए वर नाउ सेपरेटेड, जो बांट दी गई है अलग अलग में, एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब अलग अलग कर दिया गया हर चीज़ को। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इस सब कुछ अलग कर दिया गया। जैसे हमारे भारत देश का संविधान है दोस्तों, सेम वैसे ही अब मुझे पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि इनने कुछ अपने भारत जैसा बना लिया। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था फ्रांस में, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क, तो ये दोस्तों फिगर बना हुआ है, ठीक है। फिगर में दोस्तों को दिख रहा है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सेम यही पैटर्न अपने यहाँ है दोस्तों। लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। अब ऐसे कोई कानून है, समझ रहे दोस्तों, तो कानून बनने के लिए क्या होता है, बिल पास होता है, ठीक है। सबके अलग अलग वो रहती हैं, कौन सा बिल किस पे, दोस्तों अब मैं समझाने बैठूँगा, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो कुछ बिल ऐसे हैं जिसमें ना सिंपल मेजॉरिटी लगती है, कुछ है जिनमें स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब उसमें 545 मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट में, उसमें उसका ज़्यादा मेंबर होने चाहिए जिनकी सहमति हो। सिंपल मेजॉरिटी में मतलब 1/3 मेजॉरिटी, मतलब 300 लोग हैं तो 300 में से सिर्फ 100 लोग अगर हाँ बोल दे तो वो चीज़ पास हो जाती है। एग्जाम्पल समझते चलो दोस्तों, जिससे ये आपके समझ में नहीं आएंगी, ये पॉलिटी भी बता रहा हूँ मैं, बाद में समझ में आएंगी, बड़े हो जाओ तब, समझे दोस्तों। तो दोस्तों ये है इधर कि जब पास हुआ बिल, अब बिल पास होने के बाद में जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस चीज़ की सहमति लेने के लिए इसको प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। अब प्रेसिडेंट उस चीज़ पे बोलेगा हाँ भाई ये बिल तो अच्छा है, तो वो उस पर ओके भी कर सकता है, साइन कर देगा। नहीं पसंद आएगा तो उसको कैंसिल भी कर देगा, और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो अपने पास भी रख लेगा। 3 पावर होती हैं प्रेसिडेंट के पास, वीटो पावर बोलते हैं जिनको हम, ठीक है दोस्तों। तो प्रेसिडेंट ने समझ लो पास कर दिया। अब पास हो गए, लेजिस्लेचर से किसके पास चला गया, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स, प्राइम मिनिस्टर की जितने भी काउंसिल, बड़े बड़े राजा मिनिस्टर बैठते हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ, अब उनने पास करवा दिए, किससे कह के, प्रेसिडेंट से कह के। अब ये पास होने के बाद में किसके पास आएगा, अब जैसे अपने यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अब एडमिनिस्ट्रेशन के पास आएगा। उनकी ये रहेगी क्या कि हाँ जी हमको जो रूल जो बना है, कानून बनाया है, हमें इसका पालन कराना है अपने समाज में, सोसाइटी में। समझ लो कोई रूल आ गया है कि गाड़ी पे, समझ लो बाइक है, बाइक पे 2 लोग बैठ के जाना है, 3 लोग बैठ के जा रहे हैं, ये रूल बन चुका है, अब 3 बैठ के जा रहे हैं, तो पुलिस वाले हाल पकड़ लेंगे, हाल तुम्हारा चालान कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। उसको रूल जो बने हैं, उसको कानून बनाया, लॉ बनाया, उसको पालन कराया जा रहा है। जो नहीं करेगा
जो कानून के खिलाफ चलेगा, लॉ को नहीं करेगा स्वीकार, तो उसको कहाँ पेश किया जाएगा? जुडिशरी पे। जुडिशरी मतलब दोस्तों जो जज कोर्ट होते हैं उनके सामने। कोर्ट भी 3 प्रकार के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बहुत सारे कोर्ट। दोस्तों अपने हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब वो हाई कोर्ट में अपना प्रोसिक्यूशन करेगा, वहाँ पर उस पर दलील होगी, उनके जो एडवोकेट आएंगे, मतलब बहुत बड़ी प्रोसीजर है दोस्तों। मैं कम शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इनने क्या है, फ्रांस ने अपना खुद का ही सिस्टम बना लिया, जो मैंने अभी आपको इतना सारा बताया। तो इस सिस्टम में अब क्या था, लेजिस्लेटर था, वहाँ पे क्या थे, इलेक्टर थे। इलेक्टर मतलब जो चुनने वाले थे लोग। अब 50,000 लोग थे वहाँ पे, 50,000 मैन थे जिनने वोट डाला। फिर नेशनल असेंबली बनी 745 मेंबर्स की। दोस्तों समझ रहे हैं, 50,000 लोगों ने चुन के 745 मेंबर की एक असेंबली बनाई। अब वो सीधे किसके कंट्रोल में थी? किंग, मतलब उनने खुद का किंग चुना। अब वो किंग को कंट्रोल कर रहे हुए थे। अब जो मेंबर थे ऊपर की नेशनल असेंबली के, इनने खुद का अपना कंट्रोल कर लिया मिनिस्टर्स पे। मतलब मिनिस्टर भी इनकी जब जो है, इन लोगों ने सबसे पहले अपनी एक ये चुनी, इतने सारे लोग, कि हाँ हम इनको वोट देना, जो लोग हमारे प्रतिनिधि हैं। अब इनने अपने मिनिस्टर्स को चुन लिया, अब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गई। इनने अपना कंट्रोल दे दिया किंग को, और किंग के पास में पावर है वीटो। मैंने अभी समझाया ना दोस्तों आपको, वही ये सब एक टीम बन गई। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एक टीम बन गई, ये जुडिशरी एक टीम बन गई। अब एग्जीक्यूटिव में राजा ने कुछ निकाला कि भाई ये चीज़ होना है और होना चाहिए, अब ये कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या किसकी बारी आएगी? जो सिटीजन्स की, एंटाइटल टू वोट, जो वोट देने के अधिकार रखते हैं। अबाउट 4 मिलियन और पॉपुलेशन 28 मिलियन, मतलब 28 मिलियन, 28 मिलियन लोग हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। इन लोगों के पास अधिकार है कि अपना चुनाव करें। इनने 4 मिलियन लोगों को, 4 मिलियन लोगों को चुन लिया, वोट दिया। अब वोट देने के बाद में जो लोग आए 4 मिलियन, अब 4 मिलियन लोगों के पास अधिकार है, वो वोट दे के अपना जज चुन सकते हैं। खैर अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपन जज को वोट नहीं देते हैं। जज सुप्रीम कोर्ट का जज, उसका जज होते हैं जो उनको अपना प्रेसिडेंट चुनता है। प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है, स्पेशल पावर है, वो किसी भी कोर्ट का जज को चुन सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों पावर। ये पैसिव सिटीजन है, नो वोटिंग राइट अबाउट 3 मिलियन मैन। 3 मिलियन लोग ऐसे थे जिनके पास में कोई पावर नहीं थी अपना वोट देने की। और जो वूमेन थी, बच्चे थे, औरतें थी, इनको अपना 25 साल से कम की, इन लोगों के पास वोट नहीं था। जैसे दोस्तों इंडिया में क्या है, 18 साल से कम लोगों के पास में वोट नहीं है। 18 साल मैक्सिमम 18 ईयर ओल्ड होना चाहिए बंदा, वो वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाता है। हो सकता है उस टाइम पे इनका 25 था। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया सिस्टम था। ये फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करके, ये सिस्टम मोनार्क को ख़त्म करके, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के, पावरों को सेपरेट रूप से बांट के ये चीज़ों को लाया गया, जिससे एक सोसाइटी का, एक समाज का एक स्तर बना रहे, आपस में लोग मतलब अच्छे तरीके से चलें। ठीक है, किसी एक इंसान के हाथ में ज़्यादा ताकत ना है, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएँ, वही था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली। जो 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन था, असेंबली थी, उसमें पावर आ गई थी कि लॉ बनाए असेंबली में बैठ के, विच ये वॉज इनडायरेक्टली, सॉरी मैं अपनी बुक में से पढ़ने लगा था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें पावर आ गई, दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। मतलब वहाँ पे अब जो ऊपर दोस्तों जो पिक्चर है ना, पिक्चर को देखते जाइए, मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। दैट इज सिटीजन मतलब जो वहाँ के सिटीजन थे, उनने अपना खुद का चुन लिया, ठीक है। तो उन लोगों के पास अपना खुद का राइट आ गया कि हम अपने इलेक्टर्स को चुन सकते हैं। अब इलेक्टर चुनने के बाद में अपने खुद के प्रतिनिधि आ गए, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव आ गए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। अब ऐसे करके खुद का एक सिस्टम बना दिया, ठीक है। हु इन टर्न चूज द असेंबली। अब जो असेंबली को भी चुन सकते थे, नॉट ऑल सिटीजन, हर किसी के पास ये अधिकार नहीं था। हाउएवर हैड द राइट टू वोट, ठीक है। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स, मतलब आदमी वही जो 25 साल से ज़्यादा है, ऑफ एज, हु पेड टैक्स इक्वल टू एटलीस्ट 3 डे ऑफ अ लेबरर वेज। और उनका ये बुला दिया गया है कि भाई उनको एक राइट तभी है कि जब वो एटलीस्ट 3 दिन का लेबर वेज लेते हो, बट गिवन टू द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। इसका मतलब वो एक्टिव सिटीजन है, अपने देश के हर चीज़ जानते हैं, तो वो एक अच्छा वोट देंगे, ठीक है, समाज में एक अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे। सोचा गया, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराया गया। दैट इज़ दे वर एंटाइटल टू वोट। अब ये लोग जो मैंने अभी बताया, ये लोग वोट देने के वो थे, काबिल थे कि हाँ ये वोट दे सकते हैं। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। बाकी के जो लोग थे ना, वो पैसिव सिटीजन थे, मतलब उनके पास कोई वोट का राइट नहीं था, वो वोट नहीं दे सकते थे। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। मतलब
हाई क्लास के लोग ही वहाँ जा सकते थे, असेंबली में बैठ सकते थे, या फिर हाई ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हों, मतलब कहीं ना कहीं अपने सरकार को, अपने राज्य को चलाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अहम रोल हो उनका, बहुत ज़्यादा टैक्स देना। इसका मतलब वो मेन आदमी है उस समाज के, उस स्टेट के, उस जगह के। तो उनको एक अधिकार था कि असेंबली में जाने का, तो उन्हीं को चुना जाता था। अगले में फिगर दिया हुआ है दोस्तों, ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, इनको पढ़ लेना, आपके काम आ जाएगा, बाकी कुछ ज़्यादा ज़रूरी मुझे लग नहीं रहा है। और जो सोर्स सी है, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट मैन एंड सिटीजन, इसमें डिक्लेरेशन है, बताया गया कौन कौन से राइट क्या थे। मैन आर बोर्न एंड दे रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट, मतलब राइट बताएगा दोस्तों, तो आप पढ़ लेना एक बार, ऐसे ओवरव्यू ले लेना, बाकी कुछ मुझे इंपॉर्टेंट इसमें दिख नहीं रहा, बाकी इस पर आ जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें डिक्लेरेशन आ गया था राइट्स का, जो दोस्तों ऊपर दिख रहा है ना, ये ब्लैक बोर्ड टाइप का लगा हुआ है जी, इसी में पूरा बताया गया कौन कौन से राइट थे। इनको एक बार आप देख लेना, बाकी काम आ जाएंगे, ठीक है। राइट सच एज द राइट टू लाइफ, मतलब इनको जीवन जीने का अधिकार था, कोई इनको बंदी बना के, ऐसा नहीं है कि भाई अरे तुम्हारा नाम ये है, तुम इस जाति में पैदा हुए, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें मैं मार दूंगा, ये चीज़ खत्म। अब भाई हर किसी को अधिकार है जीने का, कोई किसी का गुलाम नहीं है, समझो दोस्तों। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब हर किसी के पास एक अधिकार है अपनी बात रखने का। कोई को अगर राजा पसंद नहीं है तो वो बोल सकता है मुझे राजा पसंद नहीं है। पहले के समय में ये नहीं था, पहले के समय में किसी ने बोला मुझे राजा पसंद नहीं है तो रात रात में उस बंदे को उठा लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था, ज़िंदगी भर वो सड़ता रहता था, किसी को पता तक नहीं पड़ता था वो भारत के या किसी देश के किस कोने में किस कटघरे में बंद है, किस जेल में बंद है, समझ रहे हैं। जीवन बीत जाता था उसका। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, संविधान आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो ये चीज़ें थी। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन मतलब कोई मीटिंग चल रही, कुछ हो रहा है तो लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, नहीं भाई ऐसा अच्छा है, ये होता और अच्छा हो सकता था। मतलब पहले ओपिनियन नहीं था, पहले कोई ने ओपिनियन दिया तो जो था तुमने वहाँ जाके कैसे बोलने की हिम्मत करी इतनी, तुम ज़्यादा बड़े हो गए, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। पहले मतलब मोनार्क था ना, एक राजपाट था, कोई बोल नहीं सकता था बड़े लोगों के सामने, तो वही था। लेकिन अब ये चीज़ खत्म। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब दोस्तों जो लॉ है, कानून है, कानून सबके लिए एक है, इक्वल है हर चीज़ से पहले। अगर जैसे समझ लो अंबानी है, जियो के मालिक हैं, और एक ठेला चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, ठेला चला रहा है, उसने गाड़ी में हल्की सी टक्कर लगा दी किसी की गाड़ी में, और एक अंबानी जा रहा है, अंबानी ने गाड़ी में टक्कर लगा दी किसी की गाड़ी में। तो जब पुलिस आएगी ना, पुलिस ये नहीं बोलेगी अरे अंबानी साहब आप तो अंबानी हैं, चलो आपको छोड़ देते हैं, आप पे हम कोई केस नहीं कर रहे क्योंकि आप बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े हैं, आपने जियो की सिम दी है सब लोगों को। दोस्तों ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। संविधान सबके लिए बराबर है, जो कार्रवाई ठेले वाले के लिए होगी और जो अंबानी के लिए होगी, दोनों चीज़ें एक ही हैं। सबसे पहले लॉ है, उसके बाद में बाकी चीज़ें हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो होगी। इस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट, ये इस तरीके से लागू किया गया कि जिन बिल्कुल नेचुरल हैं, इनको होना ही चाहिए। इनएलिनेबल जो कहीं ख़त्म नहीं हो सकते, दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। जो बच्चा जन्म पैदा हुआ, बच्चा हुआ, जन्म हुआ उसका बाय बर्थ, ये तब से उसको अधिकार मिल गए और जो कभी छीने नहीं जा सकते हैं दोस्तों। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट, इन्हें नेचुरल राइट बोला गया, और जो स्टेट था उसकी ड्यूटी थी कि इनको प्रोटेक्ट करें, इनके राइट्स को बचाया जा सके। सोर्स भी है, इसमें भी बताया गया कौन ने, कोई फिलोसफर ने अपनी कुछ वो दी टिप्पणियाँ, कमेंट दिया है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ऐसा अच्छा है, तो आप पढ़ लें एक बार, हाँ ओवरव्यू ले लें। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल, मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, पॉलिटिकल सिंबल्स को बताया गया है कि कौन से पॉलिटिकल में सिंबल में क्या क्या है। द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी, जो मेजॉरिटी थी, ज़्यादातर लोग थे महिला पुरुष वाले, कुड नॉट रीड और राइट, वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। सो इमेजेस एंड सिंबल वर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्टीड ऑफ प्रिंटेड, मतलब कुछ सिंबल थे उनको बताया जाता था, उनसे पूरी सिखलाया जाता था कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। मतलब वो कुछ बोल ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनको सिंबल बना दिए थे, सिंबल से उन्हें जल्दी समझ में आ जाता था, समझ रहे दोस्तों। जैसे दोस्तों आप कहीं देखा हो, आप कहीं बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मॉल जाते हैं, कहीं भी आपने बोर्ड देखा होगा बाहर, क्या एक कार बनी हुई है, कार के ऊपर में रेड रंग का सर्कल बना है और वो सर्कल बीच में से कटा हुआ है, ठीक है, या फिर पी बना हुआ है, पी के बगल में सर्कल बना है, बीच में से कटा हुआ है। इसका मतलब क्या है, पार्किंग नहीं है, नो पार्किंग, मतलब गाड़ी खड़ी ना करें। पी कटा हुआ है, मतलब पी के ऊपर से एक साइड में से टिल्टेड सी रेड कलर की लाइन है, इसका मतलब है पार्किंग, नो पार्किंग, समझ रहे दोस्तों आप। वही था, आपको कोई ये लिख के नहीं देगा नो पार्किंग, आपको सिंबल बना दिया, आप जल्दी समझ जाएंगे ओ नो पार्किंग है। वही था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको समझ में कोई पढ़े लिखने नहीं जानते थे, तो उनको अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों सिंबल क्या कहते हैं।
द ब्रोकन चैन, एक चैन थी जो टूटी हुई, हथकड़ियाँ, चेन बोलते हैं दोस्तों हथकड़ियों को, ये टूटे हुए हैं। चेन वर यूज टू फेटर स्लेव्स, जो चेन थी वो किसको काय में यूज़ करते थे, फेटर स्लेव्स, मतलब स्लेव्स को पकड़े रखने में। अ ब्रोकन चैन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, दो निशान है, एक चैन है जो टूटी नहीं है, एक है चेन टूटी हुई, तो दोनों का अलग अलग मतलब है। जो चेन टूटी नहीं है उसका मतलब है ये यहाँ पे बंदी हैं, स्लेव हैं जो लोग, जो टूटी हैं इसका मतलब ये लोग फ्री हो गए हैं, ठीक है। अ बंडल ऑफ रॉड्स और फेस्केस, वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट ऑन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। समझे दोस्तों आप, इसका मतलब है एक लकड़ी है, स्टिक है, एक रॉड है, इसका मतलब बहुत कम ताकत है, कोई भी उसको तोड़ के चला जाएगा। 5, 6, 10 लकड़ियों को इकट्ठा किया और रस्सी बांध दी और मतलब उसकी फोटो चिपका दी, लोगों को समझ में आ रहा है। इसका मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ है, यूनिटी में स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। मतलब दोस्तों 5, जब आपने कहानी सुनी होगी बूढ़े दादा की, उन्हें बच्चों से सिखाते हैं, हिंदी में थी बचपन में, शायद आपने पढ़ी होगी या पढ़ने वाले होंगे, तो उसमें यही है, ये दिखाया गया है, यूनिटी में रखो तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता। अगला है द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, मतलब एक ट्राइंगल है उसके अंदर आँख बनी है, उसके साइड में ऐसे दिखाया जा रहा है किरणें निकल रही हैं, रेडिएशन लाइट। द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, मतलब एक खुली हुई आँख जिसमें से चमकीली चमक बाहर निकल रही है, इसका मतलब है नॉलेज का होना। द रे ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा जब एक चमकीला सूरज दोपहर में निकलता है, बहुत अच्छी चमक वाला दिन होता है, तो उसमें चाहे जितने बादल घने हों, सूरज की किरण उन बादलों को चीरते हुए ज़मीन तक आती हैं और हमको रास्ता दिखाती हैं। वही इस इमेज का मतलब है। इस चमक में बताया गया है जितना ज़्यादा नॉलेज होगी ना, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, आपको कोई दबा नहीं पाएगा, बहुत ऊपर जाएंगे। सेम इधर ही है, सेप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। सेप्टर मतलब दोस्तों इसको कैन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, एक गोल्डन कलर की है, इसका मतलब होता है रॉयल पावर, मतलब किसी के पास में शाही ताकत है, ये सब राजाओं के लिए होता था मेरे ख्याल से। इसने एक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, एक सांप है वो अपनी पूंछ को खा रहा है, पूंछ मतलब एक इस तरीके से कि सिंबल होगा कि मुंह में जा रही है उसकी पूंछ, मतलब खुद की पूंछ खा रहा है वो, इसका मतलब है फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ एटर्निटी, अ रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, इसका मतलब है इसका कभी अंत नहीं है इस चीज़ का, ये चीज़ ऐसी है जहाँ से शुरू हुई वहीं ख़त्म होगी, कभी इसका अंत ही नहीं होने वाला है, चलती जाएगी। सेम यहीं पे रेड फ्रिगियन कैप बोर्न बाय अ स्लेव, दोस्तों ये कैप दिख रही दोस्तों, ये स्लेव पहनते थे अब बिकमिंग फ्री, ठीक है, फ्री होने पे। और ये अगला है ब्लू वाइट रेड, ये 3 कलर हैं। द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, ये एक मतलब नेशनल जो नेशनल फ्लैग है उसमें भी देखा गया होगा फ्रांस का, तो वही ये कहीं ना कहीं उनके नेशनलिटी से जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है। ये है द विंग्ड वुमेन, मतलब एक वुमेन है उसके पंख लगे हुए हैं, एंजल टाइप, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, मतलब दोस्तों आज़ादी दिखाई गई है, कानून, लॉ, जब से लॉ आया लोगों को आज़ादी मिली, राइट मिले, फ्रीडम मिला, तो वही है कहीं ना कहीं जब कानून आ जाता है तो लोगों के पंख लग जाते हैं, लोग फ्रीली उड़ सकते हैं, कोई उनको बांध नहीं सकता, कोई उनको दबा नहीं सकता। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, दो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा, इसमें दोस्तों आपको कहीं ना कहीं वो दिखाया गया है, जैसे फ्रांस है वहाँ क्रिश्चियनिज्म ज़्यादा है, क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वहाँ का ये कल्चर ही ऐसा है, वहाँ पे क्या होता है जो किसी की डेथ होती है तो लोग गाड़ दिया जाता है, ज़मीन में दफना दिया जाता है, तो उसके बाद में एक पत्थर लगाते हैं, है ना, तो उसी के ऊपर है ये, उसमें लिखा जाता है सबके बारे में, इसकी डेथ कब से कब हुई, कब जन्मा था, नाम क्या था पूरा लिखा जाता है, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, या फिर कभी आप गए हो देखा होगा आपने जहाँ पे होता है ये चीज़, है ना, तो वहाँ पे बताया गया कोई अगर अमीर है उसके बारे में भी लिखा है, कोई गरीब उसके बारे में भी लिखा है, और दोनों ज़मीन के नीचे गड़े हुए हैं, तो वही सेम इक्वालिटी बताई गई, ये लोग सेम ही हैं चाहे जो हो जाए। एक्टिविटी है दोस्तों, आप देख लेना, कर लेना मन करे तो। बाकी ये थर्ड आ गया है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंपाइल करूँगा दोस्तों। लेक्चर 1 यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, थैंक यू।